अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस टाइम पे मान लो प्रोटॉन के बारे में पता नहीं था, लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप समझ सकते हो ना, जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट रहता है वो था। अब इसका जो अगला एक्सटेंशन हो रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये अच्छा कंक्लूजन इसलिए नहीं निकाल पाया, आप सोच के देखो। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइंस क्लास 9 के चैप्टर 4 को, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। काफी कुछ डिस्कस किया, जे थॉमसन के मॉडल के बारे में डिस्कस किया। जे थॉमसन जिन्होंने कंक्लूड किया था, इनका कहना यह था कि जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। एक स्फीयर पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का क्या है, स्फीयर है। इसके अंदर कहीं कहीं पे निगेटिव चार्ज जो है क्या है, निगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन। पूरा का पूरा स्फीयर क्या है, पॉजिटिव चार्ज का। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन दैट इज निगेटिव चार्ज, ये फील्ड है, ठीक। कहीं कहीं जो है इम्बेडेड है, और ये इस तरीके से है कि दोनों को मिला के क्या कर रहा है, ये न्यूट्रल बनाता है। किसको? एटम को न्यूट्रल बनाता है। तो ये स्टडी हम लोगों ने मेन फोकस पढ़ा था। तो इनके जो थियरी का जो कंक्लूजन है वो ये है ना कि जो एटम है एक तरीके का, एटम एक तरीके का डेंस पार्टिकल है पूरी तरीके से, ठीक। अब इनके थियरी को आगे बढ़ाने के लिए, वापस से इनके बातों को क्रॉस चेक करने के लिए, एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनका था मेथड था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। बट अगेन यहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा लेना पड़ेगा, बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। ये जरूरी है क्योंकि तभी हमारा लॉजिक बिल्ड होता है और टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आता है। तो 1890s के टाइम पे, 1880s के बाद, या फिर कह लो कि जब एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इस टाइम पर कैथोड रे ट्यूब का बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और इससे कई सारे कंक्लूजन होंगे जो हमारे इनको रेफरेंस देगा आगे इसके बियॉन्ड सोचने का। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इसमें होता क्या था, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, लेकिन अगेन क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बातें डिस्कस करना, इसलिए फिर से वापस से रिवाइज कर देते हैं। एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब के अंदर जो है एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड। कैथोड और एनोड का मतलब एक तरीके का मेटल है जो निगेटिव चार्ज से अटैच है। कौन से चार्ज से? निगेटिव चार्ज से। और एक जो है पॉजिटिव चार्ज से अटैच है। तो ये मेरा हो गया एनोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड, और कैथोड के ऊपर मेरा क्या है, निगेटिव चार्ज। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से इधर फ्लो करता है। तो यहां पे उस टाइम पे तो मान लो नहीं पता था, तो यहां पे जो भी चीज होगा दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, ठीक है। इसको ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, एनोड और कैथोड दोनों ही प्लेट समझ लो, इसको परफोरेटेड यानी कि इसके अंदर छेद करके रखा हुआ था, छेद कर रखा, होल बना रखे थे। तो जो भी आता था वो जाके इनके ग्लास ट्यूब पे हिट करता था। तो इसके ऊपर इन्होंने फ्लूरोसेंस लगा रखा था, फ्लूरोसेंस जो चमके, मतलब अगर कोई भी तरीके का हिट करेगा, टकराएगा, तो ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए इन्होंने जिंक सल्फेट, यूजुअली इसका यूज होता है, फॉस्फोरोसेंस भी यूज होता है। खैर ये बेसिक अभी लेते हैं, अभी ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक एक आइडिया, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जिंक सल्फेट का कोटिंग कर रखा था। तो इनको ये समझ में आ गया कि कुछ तो है जो इस पे टकराने के बाद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है हल्का सा, ठीक है।
इसके अंदर से गैसेस निकाल रखा था लो प्रेशर, ताकि ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे। यहां पे कुछ गैसेस थे, वो टकराने के बाद जो है अपना इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया क्योंकि वो निगेटिव पॉजिटिव की तरफ, लेकिन जो गैसेस थे उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज था, तो वो अब निगेटिव चार्ज की तरफ भागने लगे। तो यहां से हमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में, अगेन कैथोड का भी स्ट्रक्चर कैसे बना रखा था, परफोरेटेड, यानी होल्स थे उसमें, होल से पास हो गया है। तो इधर वाले को बोला गया कैनाल रेस, और वो वाला जो आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इतनी सारी चीजें चल रही थी। इन्हीं सारी चीजों में एक और नया चीज निकल के आया। वो क्या था कि जब भी कोई एक पार्टिकल किसी हाईली एनर्जेटिक वेव से टकराया, हिट किया, तो एक अलग तरीके का रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ। इसको बोला गया शुरू में एक्स रे। अगेन हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग ए रेफरेंस, ताकि इनकी बातों को मैं जस्टिफाई कर सकूं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपके बुक में नहीं है, बट बता रहा हूं इसलिए ताकि आपको अच्छे से ये मेमोराइज हो जाए, अच्छे से याद रहे। तो एक्स रे, एक्स का मतलब पता नहीं कौन सा, नहीं पता, इसलिए इसका नाम रखा गया एक्स। तो एक्स रे के बारे में जब पता चला, तो ये पता चला कि एक रेडिएशन के बारे में, इट्स रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स एनर्जी, एक तरीके का एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव, कि भाई ये भी एक रेडिएशन, मतलब कि ये भी एक तरीके का एनर्जी है वेव के फॉर्म में। तो रेडिएशन की स्टडी पे ज्यादा फोकस करने लगे। रेडिएशन की स्टडी पे फोकस करने के कारण, ये बात कर रहा हूं मैं 1890s की, और कुछ ही समय में, मुश्किल से 2 और 4 साल के अंदर, रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में भी लोगों को पता चल गया। रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है? हमें ये तो समझ में आ गया कि जब कोई एक पार्टिकल, कोई एक एलिमेंट किसी एनर्जेटिक पार्टिकल से टकराया, तो उसके कारण रेज निकले। लेकिन हमें कुछ दिन बाद ये भी समझ में आया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ हैवी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो खुद ही अपने आप से जो है क्या कर रहे हैं, रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं। तो रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, और एक्टिव का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। इसमें से क्या निकल रहा है? रेडिएशन। तो रेडियो एक्टिव के बारे में भी अवेयर थे। अभी 1895 आपको पता होगा मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जी के बारे में, रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में अवेयरनेस मिल गया। और इधर रदरफोर्ड ने जो है रेडियो एक्टिव के कारण जो उनमें से रेज निकल रहे, उसके बारे में ये भी पता चल गया कि इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जो रेज हैं, अल्फा पार्टिकल रेज हो सकते हैं, कुछ में बीटा पार्टिकल, और कुछ में गामा। तो अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है? जैसे हैवी मेटल का मतलब ये कि एक ऐसा, अब ये मैं हायर लेवल का वो बता रहा हूं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये 1899 में इन्होंने ये कर लिया था, फिगर आउट कर लिया था कि जो अल्फा पार्टिकल है उसमें 2 प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन नहीं, अभी प्रोटॉन के बारे में नहीं, पॉजिटिव चार्ज होता है, हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है। इनको रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में पता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, मटेरियल नहीं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं। अब यहां से इन्होंने क्या किया, इस थियरी को क्रॉस चेक करना चाहा। इनको ये बात तो समझ में आ गया। देखो जे थॉमसन ने ये कहा है कि जो एटम का स्फेयर है वो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। तो इन्होंने ये एज्यूम किया, अच्छा ठीक है, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, अगर मैं मान लो अपने इस अल्फा पार्टिकल का यूज करके किसी एक एलिमेंट पे हिट करूंगा तो मुझे बाउंस करेगा। मतलब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि ये मान लो जो है एटम है,
जो थियरी के हिसाब से इन्होंने कहा, ये एटम है। मैं इसके ऊपर अगर छोटे से बॉल से हिट करूं, ये मेरा छोटा सा बॉल है, सोच के देखो अब क्या होगा। अब सोच के देखो इस पे क्या होगा। एक बड़ा सा बॉल है, बड़ा सा बॉल है, उसके ऊपर एक छोटा सा बॉल आप हिट करोगे तो या तो वो डिफ्लेक्ट करेगा या आपको बाउंस करेगा, आपकी तरफ ही फेंक देगा ना। ये इनका एक्सपेक्टेशन था। तो इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी को प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए इनकी बातों को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911-12 में, है ये ईयर वगैरह आप चेक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस वो समझना है कि अर्नेस्ट के माइंड में रेफरेंस है ये सारी चीजों का। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिसके अंदर ऐसा मटेरियल लिया या फिर ऐसा एलिमेंट लिया जो सबसे पतला, जिसको ज्यादा से ज्यादा एकदम थिन बनाया जा सके, मैक्सिमम थिन बनाया जा सके। तो उनको समझ में आया कि यार गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर मलेबल प्रॉपर्टी होता है। मलेबल यानी कि उसको आप सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं। तो इसको सीट, इनको ये समझ में आया कि इसको ज्यादा से ज्यादा पतला कर सकते हो आप, थिन कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन्होंने इसी बेसिस पे जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो इन्होंने किया क्या कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उनको पता है कि उनमें से रेडिएशन तो निकलेगा ही निकलेगा। अब उनको वो पिक करना था कि जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकले, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। बीटा पार्टिकल निगेटिव, तो निगेटिव नहीं चाहिए क्योंकि ज्यादातर पॉजिटिव है। अगर मैं निगेटिव, बड़ा सा बॉल है और वो निगेटिव मैं पॉजिटिव मारूंगा, उससे चिपक जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा चाहिए कि जो पॉजिटिव, तो मैं उम्मीद करूंगा ये टकराने के बाद, उसके पास जाने के बाद ये इसको बाउंस करेगा, बाउंस बैक करेगा, इधर उधर डिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अपने पास उसे आने नहीं देगा। तो ये इनका एक्सपेक्टेशन था और ये समझ में आ गया कि इन्होंने इसको क्यों लिया। तो गोल्ड का अगर आप एलिमेंट देखोगे, इसका एटॉमिक नंबर लगभग 79 है शायद, 79 ये शो करता है कि इसमें प्रोटॉन्स एटलीस्ट 79 प्रोटॉन होंगे। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टाइम पे मान लो प्रोटॉन के बारे में पता नहीं था, लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप समझ सकते हो ना कितना ह्यूज पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो उस टाइम पे हैवी मेटल, यानी कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये पूरा पूरा किससे भरा होगा, पॉजिटिव चार्ज से पूरा फिल्ड होगा। इनका ये एक्सपेक्टेशन था। तो इन्होंने किया क्या, अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्होंने किया क्या कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ठीक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, कई सारे हैं, यूरेनियम ले लो, रेडियम ले लो, पोलोनियम ले लो। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो इनके पास एक माइंड में रेफरेंस है जे थॉमसन का मॉडल। वो ये है कि एक बॉल है, पूरी तरीके से डेंस है। इनका एक्सपेक्टेशन ये है, जो ये डेंस है वो पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा, कहीं कहीं निगेटिव चार्ज है। तो इनका एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं बड़े ही छोटे बॉल से इस पे हिट कर रहा हूं। तो इनका एक्सपेक्टेशन यही है कि सारे के सारे बॉल जो है या तो ड्रिफ्ट करेंगे या फिर बाउंस बैक करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने जो है एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पिक किया जो अल्फा पार्टिकल रेडिएट करे। तो इन्होंने रेडियम पिक किया, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल एलिमेंट पिक किया, दैट इज रेडियम। अब इनको पता है इसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, तो इसको क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसमें से एक छोटा सा ओपनिंग दे दिया, तो अब सारा का सारा जो है, जो अल्फा पार्टिकल है वो यहीं से निकलेगा। अब निकलेगा तो एक कन्फाइंड स्पेस से, तो ये एक तरीके का बीम के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, बीम के फॉर्म में निकलेगा। इसको चेक करने के लिए फिर इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लगा दिया, गोल्ड फॉइल। इसका थिकनेस जो है बहुत ही
थिकनेस इसका लगभग 1000 टाइम्स ऑफ एटम। तो आप एज्यूम करो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये इसका थिकनेस और विड्थ के हिसाब से अगर आप स्ट्रक्चर को एज्यूम करोगे, सारा का सारा ये एटम्स भरे हुए हैं गोल्ड के। गोल्ड ही क्यों लिया? अगेन बिकॉज ऑफ मलेबल क्वालिटी, कि हम लोग इसको थिक बना सकते हैं। ठीक, तो ये अभी यही उम्मीद कर रहे हैं ना कि यार ये पूरा का पूरा डेंस पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, तो इससे टकराते हो। गोल्ड का अगर हम लोग एलिमेंट एटॉमिक नंबर देखें तो 79, यानी कि उस टाइम पे तो छोड़ो प्रोटॉन वगैरह नहीं, लेकिन ये तो बता रहे हैं ना कि हाईली पॉजिटिव चार्जेस है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डेंस है। और इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, चारों तरफ ग्लास से कवर कर दिया ताकि जो भी हिट हो पता चल जाए। तो ये ग्लास है, और ग्लास पे तो ऐसे नहीं पता चलेगा, तो इसको कोट कर दो। कोटेड विथ ग्लास या माइका दोनों चलेगा, ठीक है। उस टाइम पे माइका भी यूज करते थे, तो माइका चाहे ग्लास, इसको कोटेड विथ जिंक सल्फेट। अब जब भी इसमें जिंक सल्फेट पे जो है हिट करेगा कोई भी एक एनर्जेटिक पार्टिकल, तो उसमें लाइट प्रोड्यूस होगा। अब ये लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है ये भी समझ लो। जिंक में जैसे ही हिट होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है हाइयर एनर्जी लेवल पे, एनर्जी लेवल मत ही जानो, तो वापस जब आने लगता है, ये बहुत ही पल भर में होता है, जब वापस आने लगता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, यही विजिबल लाइट होता है। ठीक है, तो इन्होंने सारा का सारा कवर कर दिया। अब इनका एक्सपेक्टेशन क्या था? एक्सपेक्टेशन में ग्रीन कलर से बना, इनका एक्सपेक्टेशन था कि जितना भी जाएगा इससे टकराएगा, सब के सब इधर आएंगे, सारा का सारा। क्योंकि आप सोच के देखो, इतना बड़ा बॉल इसके रेस्पेक्ट में, इससे अगर ये टकराएगा तो क्या करेगा, इसको वापस से डिफ्लेक्ट ही करेगा ना। एक्सपेक्टेशन तो यही था, बट रियलिटी क्या था? रियलिटी ये था कि जितने भी अल्फा पार्टिकल रेस थे, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर बता दूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज है ही नहीं, दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और अभी के टाइम में अगर बताएं हम लोग, उस इनके रिफरेंस को अगर छोड़ें, तो एक अल्फा पार्टिकल के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप एज्यूम कर सकते हो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, सिर्फ इतना सा। और वही हम जिससे टकराने के लिए भेज रहे हैं, तो वो तो पता नहीं मिलियंस ऑफ एटम भरे पड़े हैं, और वो एटम जो है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 79 प्रोटॉन। तो आप एज्यूम करो कितना ज्यादा हैवी होगा, कितना ज्यादा डेंस होगा। तो इनका एक्सपेक्टेशन यही है, लेकिन इन्होंने देखा क्या, इनको ये मिला कि जितने भी थे सब के सब सीधे सीधे पास होके जाके सामने वाले में हिट किया और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इनको मिला क्या, ये मेरा पार्टिकल है, इनको ये मिला कि ज्यादातर जो है, तो इनका कंक्लूजन क्या था? इन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल। कुछ जो है डिफ्लेक्ट हुए, यहां पे जाके टकराए। ये हमारा रियल है, ग्रीन वाला एक्सपेक्टेशन है। only few get deflected, कुछ ही जो है डिफ्लेक्ट हुए, और ये उनको उम्मीद नहीं था। उनको तो उम्मीद था सारा का सारा इस साइड में रहेगा, कुछ ही। अब आप इसको समझ लो, ओनली फ्यू डिफ्लेक्टेड का मतलब आप रेशियो समझ लो, लगभग 12,000 से लेकर 20,000 तक कोई पार्टिकल आप भेजो, तो उनमें से कोई एक डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है,
तो ये इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं अटैच हुए, ये भी प्रश्न उठ सकता है ना। खैर उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दिस। तो इसका कंक्लूजन क्या बना, इन्होंने ये कहा, इस वाले के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि जो एटम है, मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, खाली है। जो जे थॉमसन ने कहा था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फेयर से बना हुआ है, ये तो पूरा का पूरा गलत हो गया। समझ में आया बात। अगला इन्होंने कहा कि वेरी स्मॉल इन एटम के अंदर अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। स्मॉल वॉल्यूम बहुत ही, क्योंकि आप देखो बहुत ही कम 12,000 से 20,000 आप रेज निकाल लो, उनमें से कोई एक जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है। आप इसके स्पीड का भी अंदाजा लगा दो। अगर अल्फा पार्टिकल वगैरह की स्पीड की बात करेंगे तो यार 12,000 लगभग 15 से 20,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये भाग रहे हैं। तो ये कंक्लूजन हो गया कि ज्यादातर जो है तुम्हारा एटम जो है एम्प्टी है और बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही स्मॉल छोटे जगह पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है। इसी स्मॉल वॉल्यूम वाले प्लेस को बोला गया न्यूक्लियस, कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में है। और आप इसके साइज को एज्यूम कर लो, आप अंदाजा लगा सकते हो इसका साइज, कि अगर मैं मान लो एक फुटबॉल स्टेडियम कंसीडर करो, फुटबॉल स्टेडियम, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस एक पार्टिकल 1 mm का एक कोई पार्टिकल, कोई भी एक स्टोन समझ लो, 1 mm का एक छोटा सा स्टोन जो है एक बड़े से फुटबॉल स्टेडियम में, ये हमारा न्यूक्लियस है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सारा का सारा खाली है। ठीक है। और इन्होंने ये तो चलो यहां तक सही था। इन्होंने एक और बात कह दिया था, वो ये कह दिए थे कि इन सारे कंक्लूजन को एनालाइज करने के बाद इन्होंने एक और बात कह दिया था। इनका कहना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस। अब देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में ये अच्छा कंक्लूजन इसलिए नहीं निकाल पाए, आप सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना इस बात को, जब हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन के मास को, प्रोटॉन कितना बड़ा है इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना उसमें लगभग 2000, वैसे 1836 1837 जो भी है, लेकिन इसके मास में अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये प्रोटॉन का मास आएगा। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज इतना बड़ा है कि जब वो इलेक्ट्रॉन से आया भी नहीं इतने स्पीड में टकराने के बाद, भाई उसका हवा मतलब चिथड़े उड़ गए, उसके पते ही नहीं चले, इलेक्ट्रॉन अपना साइड हट गया, भाई इससे नहीं लगना, इसलिए सीधे सीधे ही चला गया। तो अदरवाइज वो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाता ना, लेकिन वो इतना माइन्यूट है उसके सामने कि वो फास्ट तरीके से निकल गया। दैट इज द रीजन इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा कंक्लूजन नहीं दे पाए। इन्होंने ये कहा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे एज सन, एज अर्थ ऑर्बिटिंग, एज अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। और यही इनके थियरी का मेन फ्लॉ था। ये तो सही था। जो जे थॉमसन ने बात कहा था स्फेयर वाला, और साथ में उन्होंने ये कहा था कि
जो भी एटम है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण वो न्यूट्रल बने रहते हैं। इन्होंने बताया भाई स्फीयर की कहानी में फ्लॉ क्या है, आपकी कमी क्या है, उसको फिगर आउट किया, लेकिन इन्होंने ये बात कह दी है कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप सोच के देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का कंक्लूजन तो इसमें निकला ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे कोई भी चीज है, मान लो न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमने का मतलब ये, क्योंकि ये कंटिन्यूअस, सर्कुलर का मतलब क्या है, डायरेक्शन का बदलना, डायरेक्शन का बदलना। डायरेक्शन देखो, कोई भी चीज अगर स्पीड में है, उसके पास सर्टेन स्पीड है और प्लस डायरेक्शन भी है, और वो डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है यानी कि एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक, एक्सीलरेशन का मतलब ये हो गया कि इट गेट्स सम एनर्जी और बिकॉज ऑफ दिस ये कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज करेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा और ये जाके इसी में मर्ज हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा एटम ही पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, एटम ही खत्म हो जाएगा। तो अगर एटम ही नहीं रहेगा तो हम और आप कैसे रहेंगे? तो इन्होंने जो ये थियरी दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहा है, इसी के बेसिस पे इनके थियरी को गलत करने के लिए अगला जो आता है वो आता है बोहर मॉडल। ठीक है, तो जे थॉमसन ने मॉडल दिया, उसके हिसाब से इनका जो एटम है वो पॉजिटिव, स्फीयर और न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, मींस समहाउ इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। फिर आए हमारे रदरफोर्ड के हिसाब से जो आपका एटम है वो एम्प्टी है, लेकिन इन्होंने, और इसके कारण जो है आपका न्यूट्रल होने के कारण ये स्टेबल है एटम, बट इन्होंने जो थियरी दे दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, इस थियरी के कारण जो है पूरा का पूरा इनका एटम ही क्या हो गया, अनस्टेबल इस सिचुएशन से। क्योंकि कोई भी चीज अगर सर्कुलर ऑर्बिट में है मींस इट इज इन एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का मतलब ये कि वो कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और ऐसा अगर होगा तो एक दिन होगा क्या कि सारा एनर्जी लूज करके, मींस सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है और आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक दिन ऐसा आएगा कि ये जाके एक दिन ऐसा आएगा कि ये फाइनली जाके धीरे धीरे एनर्जी कम होता जाएगा, ऐसे जाके कोलैप्स कर जाएगा। तो इसके एवज में इसको काउंटर करने के लिए फिर आते हैं नील बोर। अगेन ये थियरी है 1903-4 वॉटेवर, ये है 1911 के आसपास, ये इनका थियरी है 1913। इनका कहना ये था कि जो आप इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है, वो जैसे ये आपका और न्यूक्लियस है, नील बोर के हिसाब से एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स है। ये क्या है? ऑर्बिट्स फिक्स्ड है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। आप ध्यान से इसको समझना, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर मान लो इन्होंने एनर्जी लूज किया तो ये नीचे आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो आप कहीं मार्केट में घूम रहे हो, ठीक है, और ये मान लो जो एक क्या है, नाला है, मान लो नाला, तो आपका जो पोजीशन है वो यहां से अगर आपने जंप किया ना तो आप यहीं पे आओगे, बीच में जाओगे तो मर जाओगे। खैर इसमें वो भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर एनर्जी लूज करेगा तो यहां आएगा, एनर्जी और लूज करेगा तो यहां जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, मिनिमम यही हो सकता है। इसके ऊपर यहां पे जाएगा, इसके ऊपर यहां पे जाएगा।
इसको बोला गया एनर्जी लेवल्स। क्या बोला गया इन सर्कुलर ऑर्बिट को? इनको बोला गया एनर्जी लेवल्स। अब क्योंकि एटम क्या करते हैं, एटम न्यूट्रल पोजीशन में, तो जब ये सबसे कम एनर्जी में रहेगा तो ये एटम हमारा न्यूट्रल हो गया, स्टेबल हो गया। और अगर ज्यादा कहीं से इसने एनर्जी ले लिया तो अपने लेवल को चेंज करके ऊपर चला जाएगा। बट ये फिक्स है, बीच में कहीं नहीं रुकेगा, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद की कहानी हम लोग ज्यादा डिटेल में अगले आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी कि 11th-12th की स्टोरी है, इसको अभी ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट रहता है वो था। अब इसका जो अगला एक्सटेंशन हो रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही हो रहा है, और अभी तक प्रोटॉन का आइडिया नहीं आया, ठीक है, अभी बस पॉजिटिव चार्ज की बस बात होता है। तो जो नील बोर ने यही कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है इट विल रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और वो भी एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, तो इन्होंने एनर्जी लेवल कह लो, सेल्स कह लो, एनर्जी सेल्स, इसका नाम रखा KLM, आगे N जो भी है इसमें रहेंगे। तो इन्होंने इसके थ्रू इन्होंने स्टेबिलिटी भी दिया। क्या किया? एटम को स्टेबिलिटी दे दिया अपने थियरी से, ठीक है। तो आपके बुक में जितना दिया हुआ है उससे ज्यादा अभी हम लोग नहीं समझेंगे। इसमें और भी सारी चीजें, कैसे इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में बताया, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये बाद में 1932, ओके, एक और चीज 1917 में 17-18 के आसपास रदरफोर्ड ने ही फिगर आउट किया। क्या किया? वही अपना अल्फा पार्टिकल वाला गेम खेल रहे थे, तो ये नाइट्रोजन गैस के ऊपर इन्होंने हिट किया। नाइट्रोजन, क्योंकि ये थोड़ा फंडामेंटल चीज है इसलिए बता दे रहा हूं, अदरवाइज आपके बुक में नहीं दिया हुआ। तो इन्होंने नाइट्रोजन गैस के ऊपर जब हिट किया तो इसमें से एक निकला हाइड्रोजन न्यूक्लियस। आप सोचो, हाइड्रोजन जो होता है, अगर आपको अभी प्रेजेंट टाइम का स्ट्रक्चर पता होगा तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है। तो क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और उनको ये समझ में आया कि हाइड्रोजन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है, एक ऐसा फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल, हाइड्रोजन का मतलब इसका जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन वगैरह है, एटॉमिक पार्टिकल है इसका, जो सब में मिल रहा है, सारे एलिमेंट में मिल रहा है। जो चीज इसके अंदर वो सारे में मिल रहा है। जो पॉजिटिव चार्ज इसमें है, जो पॉजिटिव चार्ज इसमें है, वही वाला पॉजिटिव चार्ज सारे ही एलिमेंट में मिल रहा है। इसलिए इसका नाम रखा गया ये फंडामेंटल। अगर आप इसके लिटरल मीनिंग पे जाओगे ना तो फंडामेंटल, इसका प्रोटॉन का मीनिंग ही होता है फंडामेंटल। तो 1917-18 में बाद में प्रोटॉन का नाम रखा गया। फिर कट टू दी 1932, चैडविक, इन्होंने एक्सपेरिमेंट से यह पता किया कि न्यूक्लियस में, हमारे न्यूक्लियस के अंदर अपार्ट फ्रॉम प्रोटॉन एक और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज क्या है, जिसपे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मास में लगभग इक्वल है। किसके? प्रोटॉन के। मास इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है। मास जो है इसका लगभग इक्वल है प्रोटॉन। तो हमारा न्यूट्रॉन भी पता चल गया, प्रोटॉन भी पता चल गया, एटॉमिक का स्ट्रक्चर भी पता चल गया, ठीक है। काफी कुछ अभी देखो, इसमें कुछ फ्लॉज है, लेकिन वो बातें जो है आपके बुक में नहीं दी हो तो नहीं डिस्कस करेंगे, वो हायर लेवल पे डिस्कस करेंगे। अभी फंडामेंटल बातें हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक, आगे डिस्कस करते हैं कल। थैंक यू।